हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन अडर 24/7। सो आप सभी लोगों का वंस अगेन फ्रेंड्स वेलकम है। चलिए एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन बताइए दैट आई एम प्रॉपर्ली ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन, सो वी कैन स्टार्ट दिस सेशन। एक बार सभी लोग आप लोग कमेंट सेक्शन बताइए मेरे को दैट एवरीथिंग इज ओके, सो वी कैन स्टार्ट दिस सेशन। चलिए फटाफट जुड़ जाइए सभी लोग। ओके, दैट्स ग्रेट। तो फ्रेंड्स, आरबीआई के हम लोग एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट को डिस्कस कर रहे थे और आज हमारा 4th सेशन है। और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने आपके लिए आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का जो है डिस्कशन किया है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जो कि 8th टाइम लगातार आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। सेशन के बाद अगर आपने वो सेशन नहीं देखा हो तो मॉनेटरी पॉलिसी का जरूर देख लीजिएगा। आज आरबीआई की इस फाइनेंशियल ईयर की दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी का आरबीआई ने जो है रिव्यू किया है, ठीक है। और हम लोग एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट को फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। कल हम लोगों ने कुछ नोट करेंसी वगैरह के बारे में डिस्कशन किया था, उससे रिलेटेड कुछ आज हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हाईलाइट करते हैं। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल का सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन अपना एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट का। आपको याद हो फ्रेंड्स, अभी तक हम एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट में क्या क्या कर चुके हैं, मैं आपको एक बार थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलता हूँ, थोड़ा सा एक बार हाईलाइट बता देता हूँ, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको याद हो फ्रेंड्स, तो अभी तक हम लोगों ने आरबीआई के एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट में हमने आरबीआई की बैलेंस शीट डिस्कस कर ली थी। बैलेंस शीट में आरबीआई की एसेट कैसे आती है, लायबिलिटी पार्ट में क्या क्या होता है, एसेट में क्या क्या होता है, तो एसेट लायबिलिटी पार्ट हमने कवर अप कर लिया था। साथ ही साथ मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो बैलेंस शीट के अंदर जो शेड्यूल्स हैं वो शेड्यूल्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट शेड्यूल के साथ साथ मैंने आपके साथ इनकम स्टेटमेंट भी डिस्कस किया था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी में जो इनकम स्टेटमेंट होता है वो भी आपके साथ डिस्कस मैंने किया था। इसके अलावा मैंने आपके साथ जो है करेंसी इन सर्कुलेशन, है ना, करेंसी सर्कुलेशन की बात हमने की थी, जिसमें हमने देखा था 86.5% आपको बैंक नोट्स जो सर्कुलेशन में देखने को मिलेंगे वो आपको 500 रुपीज़ के नोट आपको सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन में देखने को मिलेंगे। और ओवरऑल जिनकी वैल्यू होती है लगभग 30 लाख करोड़ रुपीज़ की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 30 लाख करोड़ रुपये आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कॉइन इन सर्कुलेशन पे भी हमने परसेंटेज देखा था। करेंसी चेस्ट की हमने बात की थी, है ना। और याद रखिए अच्छे से लग के प्रिपरेशन शुरू कर दिए क्योंकि अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। और अभी भी अगर आप थोड़ा सा सुस्त पड़े हों, थोड़ा सा रिलैक्स मोड में पड़े हों, तो अभी भी जो है समय है, जग जाइए और अच्छे से जी तोड़ मेहनत करिए, क्योंकि हम लोग की तरफ से पूरा कमिटमेंट, हम लोग पूरी तरीके से पूरी तरफ से अड्डा 24/7 की पूरी टीम, है ना, आपको पूरी तरीके से फुल जो है सपोर्ट एनर्जी के साथ आपको सारे कंटेंट्स प्रोवाइड कर रही है। बैंकर्स अड्डा की पूरी टीम हम लोग भी लगे हुए हैं और सभी की सभी पूरी टीम इंटायरली जो है एफर्ट कर रही है। तो आप भी अपनी तरफ से अपना फुल कमिटमेंट के साथ एफर्ट करिए। सो डेफिनेटली विल मेक द फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। तो चलिए करेंसी चेस्ट के बारे में हमने बात किया था। करेंसी चेस्ट क्या होता है? करेंसी चेस्ट अगर हम देखें तो एक ऐसा प्लेस जहां पर नई जो है प्रिंटेड करेंसी जो है वो रखी जाती हैं और फिर वहां से वो सर्कुलेशन के लिए बैंक्स और बाकी जो है इंस्टीट्यूशंस में जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो करेंसी चेस्ट की अगर बात करें तो देश भर में टोटल 2794 जो है आपको करेंसी चेस्ट देखने को देश भर में मिलेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा करेंसी चेस्ट था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 1467 एंड नेशनलाइज बैंक्स की बात करें 1086, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें 224, कोऑपरेटिव बैंक्स की देखें 5, फॉरेन बैंक्स की 4, रीजनल बैंक्स की जो है आरआरबीज की 7 और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एक करेंसी चेस्ट जो उसका ऑफिस है। इसके बाद कॉइन्स की डिपो की अगर बात करें तो कॉइन्स के डिपो जो है टोटल 2460 हैं, जहाँ से नए कॉइन्स जो है मिंट होकर आते हैं और फिर उनको सर्कुलेशन के लिए यहाँ पर रखा जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमने देखा था। इसके बाद हमने करेंसी इन सर्कुलेशन इलेक्ट्रॉनिक रुपी, डिजिटल रुपी के बारे में हमने डिस्कस किया था और डिजिटल रुपी के बारे में हमने जो है पॉइंट्स जो है वो डिस्कशन किए थे। इलेक्ट्रॉनिक रुपी किस तरीके से काम करता है डिजिटल करेंसी के बारे में, ठीक। तो करेंसी चेस्ट डिपो के बारे में हमने देखा था और हमने देखा था कि प्रिंटिंग प्रेसेस हमारे पास कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं, कुछ और डिस्कशन करते हैं, उसी में अपना डिस्कशन जो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम मोर पॉइंट्स, है ना, रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। चलिए अब हम बात करते हैं द डिस्पोजेबल और स्वाइल्ड बैंक नोट्स, है ना। अब चलिए यहाँ पर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है कि सर स्वाइल्ड बैंक नोट्स क्या होते हैं। इसको स्वाइल्ड, सॉलिड नहीं है, स्वाइल्ड है, SOILED। स्वाइल्ड बैंक नोट्स बेसिकली क्या होते हैं? देखिए फ्रेंड्स, नोट्स की डिफरेंट कैटेगरीज आपको देखने को मिल जाती है। एक तो आपको देखने को मिलता है काउंटरफीट नोट। काउंटरफीट नोट या उसको फर्जी नोट या फिर उसको हम जाली नोट कह देते हैं। जो डुप्लीकेट नोट, जो फर्जी नोट, जो काउंटरफीट करेंसी होती है उनको हम जाली नोट कह देते हैं या काउंटरफीट करेंसी कहते हैं, ठीक। एक होता है म्यूटिलेटेड करेंसी। क्या है? म्यूटिलेटेड करेंसी। म्यूटिलेटेड करेंसी, देखिए फ्रेंड्स, म्यूटिलेटेड वर्ड का मतलब होता है कटाई छटाई या फिर कटा फटा। तो जो भी आपको कटा फटा नोट देखने को मिलता है, कटा फटा जो नोट है, द नोट विच इज इन मोर देन 2 पीसेस, एक ऐसा नोट
जो दो टुकड़ों से ज्यादा टुकड़ों में फटा हो, मोर देन 2 पीस में हो, मोर देन 2 पीसेस। एक ऐसा नोट जो दो टुकड़ों से ज्यादा टुकड़ों में फटा हो, ऐसे नोट को हम म्यूटिलेटेड करेंसी कहते हैं, कटा फटा नोट कहते हैं, म्यूटिलेटेड करेंसी कहा जाता है ना। और स्वाइल्ड करेंसी क्या होता है? स्वाइल्ड नोट ध्यान रखिएगा क्या होता है, स्वाइल्ड नोट, स्वाइल्ड करेंसी या फिर स्वाइल्ड नोट क्या होता है? ऐसी पर्टिकुलर करेंसी जो डर्टी नोट हैं, जो गंदे नोट हैं, फेडेड करेंसी है, बताता हूं इसका मतलब आपको, फेडेड है, या फिर अगर बात करें 2 पीसेस में है ना, 2 पीसेस में है, तो उनको हम स्वाइल्ड करेंसी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नोट आपके पास है और आप भूल गए थे, तो घर में मम्मी ने उसको नोट को वॉश कर दिया या वॉशिंग मशीन में डाले थे, नोट धुल गया। अब नोट बिल्कुल हल्का सा फेडेड सा हो गया है, बिल्कुल लगी नहीं रहा कि असली वाला नोट है कि क्या, उसको हम स्वाइल्ड करेंसी कहते हैं। स्क्रैम्बल्ड नोट है, स्क्रैम्बल्ड नोट का मतलब कि बहुत मुड़ा हुआ नोट है, उसको स्क्रैम्बल्ड नोट, वो भी क्या है, स्वाइल्ड करेंसी है। नोट दो टुकड़ों में फटा हुआ है, अगर नोट दो टुकड़े में फटा है तो वो भी क्लासिफाई किया जाएगा स्वाइल्ड करेंसी के अंदर। अगर नोट दो टुकड़े से ज्यादा टुकड़े में फटा है तो वो आएगा म्यूटिलेटेड करेंसी के अंदर। नोट बहुत गंदा हो गया है आपका तो भी आएगा स्वाइल्ड करेंसी के अंदर। और ये सभी तरीके के नोट जो है चलते हैं, ध्यान रखिएगा, ये नोट को एक्सेप्ट किया जाता है, ये नोट चलते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ कटे फटे नोट बदले जाते हैं, ऐसे कुछ जगह स्टोर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और अगर वहां पर नहीं चल रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप बैंकों में ये नोट्स दे सकते हैं, और बैंक वाले क्या करते हैं, इस नोट के बदले आपको नया नोट दे देंगे, और ये नोट फिर आरबीआई में चला जाता है। आरबीआई इन नोट के सीक्वेंस के नंबर के बिहाफ पर दूसरा नया नोट बना देता है और इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो यहां पर आरबीआई वही बता रहा है कि डिस्पोजल ऑफ स्वाइल्ड बैंक नोट्स कितने हमें पीसेस में देखने को मिले। तो यहां पर जो हमारे पास स्वाइल्ड नोट्स जो आरबीआई ने डिस्पोज किया, उसका अगर हम नंबर देखें तो 2000 रुपए के नोट की अगर हम बात करें, चूंकि 2000 रुपए के नोट के पीसेस की हम तो उसको वापस में ही मंगाया, लेकिन अगर हम जो इसमें डिसॉइल्ड जो बैंक नोट्स थे 2000 के, वो लगभग 18,000 पीसेस हमें देखने को मिले। 18,000 पीसेस जो है हमें देखने को मिले। 1000 रुपए के भी 4 नोट, पता नहीं 4 पीसेस कहां से आ गए। वैसे 1000 रुपए का नोट बंद हो गया था, लेकिन ऐसे अप्रैल और मार्च की अगर बात करें 2023-24 में, तो 4 पीसेस नोट जो है वो 1000 रुपए के भी पता नहीं कहां से आरबीआई के पास पहुंच गए। 500 रुपए के जो नोट है, वो जो स्वाइल्ड नोट है, लगभग 63,000 पीसेस ऐसे नोट थे जो स्वाइल्ड थे। ऐसे आप देखें तो अलग अलग करेंसीज के आप देख सकते हैं स्वाइल्ड नोट कितने आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा स्वाइल्ड नोट, मुड़े हुए कटे फटे जो है आपको नोट कौन से देखने को मिले? मैक्सिमम जो स्वाइल्ड था जो वो था आपका 500 रुपए का नोट। और इस तरीके से टोटल अगर हम नोटों को जोड़ दें, टोटल कितने नोट के पीसेस जो है वो स्वाइल्ड के फॉर्म में थे, तो यहां पर अगर आप देखें लगभग 2,12,493 पीसेस ऐसे थे जो कि स्वाइल्ड नोट में आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। ये 13,000 नहीं है, ध्यान रखिएगा, 13,000 लाख है ना। प्राइसेस जो ये जो पीसेस हैं ये इन लाख हैं। 63,320 लाख पीसेस हैं, है ना। ये केवल 63,000 पीसेस नहीं है, 63,320 लाख पीसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। ये डेटा लाख में मेंशन है, ठीक है। ऐसे 370 लाख 370 लाख पीसेस आपको देखने को मिल जाएंगे जो आपको यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। तो आरबीआई ने ये डेटा राउंड फिगर में जो है मेंशन कर रखा, डिस्पोजेबल और स्वाइल्ड बैंक या स्वाइल्ड करेंसी। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है स्वाइल्ड करेंसी या स्वाइल्ड नोट क्या होते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया काउंटरफीट करेंसी, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया काउंटरफीट नोट्स। काउंटरफीट नोट्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? जाली नोट या फर्जी नोट या फेक करेंसी। तो फेक करेंसी की अगर बात करें तो 2023-24 में फेक करेंसी जो है अगर हम देखें तो लगभग यहां पर अगर आप ये डिटेक्शन ऑफ आरबीआई बैंक है ना, आरबीआई ने कितने जो है नोट को डिटेक्ट किया, है ना। डिटेक्शन एट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई ने कितने जाली नोट पकड़े, तो लगभग 17,613 पीसेस जो है वो आरबीआई ने जो है पकड़े जाली नोट। ये ऑलमोस्ट परसेंटेज की अगर बात करें तो यहाँ पर ब्रैकेट में मेंशन है, पैरेंथेसिस रिप्रेजेंट द परसेंटेज शेयर इन टोटल। तो टोटल जाली नोट का जो है लगभग जो है 7.5%, लगभग 8% टोटल जाली नोट का आरबीआई ने पकड़ा। पीसेस की अगर बात करें तो लगभग 17,613 पीसेस आपको देखने को मिल जाएंगे जो आरबीआई ने पकड़े। बैंकों ने डिटेक्शन एट अदर बैंक्स, बाकी बैंकों ने कितने पकड़े? आरबीआई ने तो इतना पकड़ा। बाकी बैंकों की अगर बात करें तो 2,05,026 ये इतने पीसेस जो है जाली नोट पकड़े गए, जो कि लगभग 92.1% ऑफ टोटल काउंटरफीट करेंसी, टोटल कुल जाली नोटों का 92% है। और इस तरीके से टोटल जो जाली नोट पकड़े गए वो लगभग 2,22,669 जो है जाली नोटों को पकड़ा गया।
तो आरबीआई का ऐसा कहना है कि 2023-24 में हमने इतने जो है जाली नोट पकड़े। डज नॉट इंक्लूड काउंटरफीट नोट सीज्ड बाय द पुलिस एंड अदर एनफोर्समेंट एजेंसीज। ये उन काउंटरफीट नोटों को यहां पर शामिल नहीं किया जाता है जो पुलिस डिपार्टमेंट और एनफोर्समेंट एजेंसीज ने कुछ अगर जाली नोट पकड़े हैं तो उनको यहां नहीं शामिल किया जाता, क्योंकि वो जाली नोट तो डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। ठीक, लेकिन आरबीआई के पास जो जाली नोट पहुंचे या फिर बैंकों के पास जो बैंकों ने जो जाली नोट डिटेक्ट किया वो 92% था और आरबीआई ने जो डिटेक्ट किया वो 7.9% था। तो ये आपको फेक करेंसी, आपको जाली नोटों के बारे में बताया गया है कि आरबीआई ने कितने जो है जाली नोटों को हैंडल किया। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें जो डिनोमिनेशन वाइज काउंटरफीट नोट्स डिटेक्टेड इन द बैंकिंग सिस्टम, हमारे बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो काउंटरफीट करेंसी हैं, जो जाली नोट हैं, वो किस डिनोमिनेशन के कितने पकड़े गए। यहां तो मैंने आपको टोटल नोट बता दिया कि भाई इतने पकड़े गए, लेकिन अब डिनोमिनेशन वाइज कि कितने रुपए के कितने नोट यहां पर आपको देखने को मिले। तो भाई डिनोमिनेशन वाइज अगर हम देखें यहां पर, तो सबसे ज्यादा जो जाली नोट हमारे पकड़े गए टोटल अगर हम देखें यहां पर, तो टोटल आपको देखने को मिलता है जो सबसे ज्यादा जाली नोट आए वो आए 500 रुपए के। 500 रुपए के जो नोट हैं इसमें सबसे ज्यादा जाली नोटें आपको देखने को मिला। और यहां अगर हम नंबर ऑफ पीसेस अगर हम देखें तो 500 रुपए के लगभग 85,711 पीसेस नोट जो हैं वो आपको जाली नोट देखने को मिले। इसके अलावा 200 रुपए के जाली नोट लगभग 28,000 है ना, 100 रुपए की जाली नोट 60,000, और जो बैंक ने स्पेसिफाई किया, बैंक ने जो जाली नोट पकड़े वो 11 थे, 11 पीस। 2,000 रुपए के भी जाली नोट काफ़ी पकड़े गए। 2,000 रुपए के जाली नोट कितने पकड़े गए? 26,035 नोट, 26,000 पीसेज जो है 2,000 रुपए के। ऐसे अगर आप देखें तो देख सकते हैं 100 रुपए की जाली नोट 66,000। बट अगर ओवरऑल देखें तो जाली नोट का परसेंटेज कहीं ना कहीं रिड्यूस हुआ है। कैसे? 100 रुपए के पीसेज देखें, पहले 92,000 जाली नोटेड थे, इस बार जो है डिटेक्ट किया गया 2022-23 में 78,000 और इस बार डिटेक्ट किया 66,000। तो 100 रुपए के जाली नोटों में कमी। 200 रुपए के जाली नोट में देखें तो लगभग वो यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। 500 में देखें तो पहले कम था, फिर ज़्यादा हुआ, फिर कम हुआ, तो यहाँ आपको वेरिएशन देखने को मिल जाएगा। और 2000 में तो काफ़ी जाली नोट पकड़े गए हैं, क्योंकि 2,000 रुपए के काफ़ी फर्जी नोट मार्केट के अंदर थे सर्कुलेशन में। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको गो थ्रू करना है कि कौन कौन सा डेटा कहाँ कहाँ है। जो भी याद रखना है उस पर हम लोग बात करेंगे, उस पर हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो कल हम लोगों ने फिलहाल बात की थी 500 रुपए के जो नोट हैं वो 86.5% ऑफ द टोटल करेंसी मार्केट वैल्यू में हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक, अगला यहां पर ये हाईलाइट आप ध्यान से देखिएगा, 2,000 रुपए के काउंटर फीड नोट्स जो हैं वो क्या हुए हैं? डबल हुए हैं, जिसने सबसे ज्यादा ध्यान जो है आकर्षित किया लोगों का। इसमें मैं आपको दिखाता हूं, जो अभी हमने पॉइंट पढ़ा उसी को यहाँ न्यूज़पेपर के ग्राफ के फॉर्म में आप देखिए। तो फेक नोट्स डिटेक्टेड 2,000 रुपए, 500 रुपए और 200 रुपए के फेक नोट्स का यहाँ पर हमें डेटा दिखाया गया है, जिसमें फ्रेंड्स अगर हम देखें तो FY 2024 में लगभग 2,22,639 है ना, ये जो पीसेस हैं नोट के वो यहाँ पर पकड़े गए। जाली नोट के पीसेस आपको देखने को मिले इन टर्म्स ऑफ द रुपी। एंड जिसमें अगर हम देखें सबसे ज़्यादा पीसेस जो आपको देखने को मिलेंगे 500 रुपए के, तो 500 रुपए के 85,000 जाली नोट, 200 रुपए के लगभग 28,000 जाली नोट और 2,000 रुपए के लगभग 26,000 जाली नोट। ठीक है, तो यहाँ पर एक हेडलाइन क्या बनी कि 2,000 रुपए के जो जाली नोट थे 9,806 पीसेस, यहाँ लगभग आपको डबल देखने को मिलेगा FY 2024 में। तो 2,000 रुपए के जाली नोट का नंबर बढ़ा है। सो दैट इज द हेडलाइंस एंड वी कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस वन। नहीं, टेंशन मत लीजिए, जो डेटा आपको ध्यान रखना होगा दैट आई विल गो थ्रू द क्वेश्चंस, है ना। अभी जो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम देख रहे हैं कि काउंटरफीट करेंसी क्या होती है, जाली नोट क्या होते हैं, है ना, किसमें क्या चीज़ वैल्यू होती है। क्वेश्चंस विल डू, डेटा सारा नहीं याद रखना है। देखिए, डेटा अगर हम याद रखने की बात करें तो यहाँ पर हम डेटा जो है क्या कर रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं कि भाई 500 रुपए के 2,000 रुपए के जाली नोट जो है वो डबल हो गए, तो कितना परसेंटेज हमें देखने को मिला। तो 26,035 नोट जो है ये जाली नोट जो है डबल हुए FY 2024 के अंदर। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर तो मैंने आपको करा दिया था कि आरबीआई का इनकम कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, तो इनकम एक्सपेंडिचर में हमने देखा था। ठीक, चलिए कुछ और इंटरेस्टिंग बात करते हैं यहाँ पर आरबीआई के बारे में। आरबीआई ने जो बताया है यहाँ पर, अच्छा आरबीआई को सर ऐसा कौन सा नियम जो है जो बाउंड करता है
कि भाई आरबीआई को सरकार को पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ता है। हमने देखा भाई आरबीआई ने सरकार को जो है 2,10,874 करोड़ रुपए जो है सरकार को ट्रांसफ़र किए। तो आखिरकार आरबीआई को ऐसा कौन सा नियम कहता है कि भाई आपको जो है पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा जो आपके पास सरप्लस इनकम होगी। तो इसके बारे में चलिए बात करते हैं। आरबीआई का जो है अगर हम बात करें सेक्शन 47 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 है, जो कि ये कहता है कि एलोकेशन ऑफ सरप्लस प्रॉफिट, कि भाई आरबीआई के पास अगर सरप्लस प्रॉफिट है तो वो सरकार को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और इसके लिए टेक्निकल जो कमिटी बनी थी आरबीआई की जो है बोर्ड जो कि हेड की गई थी YH मालेगाम कमेटी इसको हम कहते हैं, जो कि 2013 में बनी थी। इन्होंने रिव्यू किया था कि बैंक्स को कितना रिजर्व में पैसा आरबीआई को रखना चाहिए और सरप्लस पैसा जो है सरकार को ट्रांसफ़र करना चाहिए। और इसके हिसाब से आफ्टर मेकिंग प्रोविजन ऑफ द आरबीआई अपनी रिटेन अर्निंग, अपने खर्चे वर्चे सब निकालने के बाद, अपने रिजर्व मेंटेन करने के बाद जो पैसा सरप्लस में इसके पास बचता है वो पैसा ये क्या करते हैं भाई ट्रांसफ़र कर देते हैं आगे। तो वो पैसा आपको ट्रांसफ़र करते हुए देखने को मिलेंगे सरकार को। तो क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कौन सा ऐसा सेक्शन है जो आरबीआई को कहता है कि भाई आरबीआई जो है पैसा अपना सरप्लस के तौर पर ट्रांसफ़र करेगा किसको, सरकार को। तो सेक्शन 47 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 ये आरबीआई को कहता है कि भाई आपको जो है पैसा सरकार को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, आपके पास सरप्लस जो मनी है। इसको लेकर एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट आया 2019 में, जब अपॉइंट की गई बिमल जलान कमेटी। बिमल जलान कमेटी जो है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क जो है ECF की अगर बात करें, जो कि कमेटी जो है हेड की गई थी बिमल जलान जो आरबीआई के एक्स गवर्नर थे। इन्होंने कहा कि आरबीआई को कंटिजेंसी रिस्क बफर CRB मेंटेन करना चाहिए। भी मैंने आपको CRB का डेटा दिखाया था। कंटिजेंट रिस्क बफर मेंटेन करना चाहिए और वो मेंटेन होगा भाई 5.5 से 6.5% के बीच में। यही भी मैंने आपको दिखाया था डेटा। अभी मैंने आपको डेटा नंबर्स में दिखाया था। दीज आर द क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ से हैं जो नोट्स में मैंने ऐड कर दिए हैं, जो क्वेश्चंस के फॉर्म में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। बट आपको एक बैलेंस शीट, एक डेटा का आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या आरबीआई डेटा देता है। तो ये 5.5 से 6.5% हमें देखने को मिलेगा बैलेंस शीट का। साथ ही साथ आरबीआई को कहा गया है कि आप रिस्क प्रोविजनिंग करने के बाद अपनी अर्निंग्स में से जो आपके पास सरप्लस पैसा बचेगा वो सरप्लस में पैसा आप सरकार को डिविडेंड के तौर पर ट्रांसफ़र कर देंगे। और आरबीआई को ये बात ध्यान रखनी है कि आरबीआई इतना पैसा अपने पास मेंटेन करे जिससे मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, रिस्क वगैरह भी बनी रहे और आरबीआई के ऑपरेशंस वगैरह भी बेहतरीन तरीके से चलते रहें, ठीक है। तो इसके बारे में रिकमेंडेशन जो है बिमल जलान समिति ने दी थी, है ना। और आपको याद हो तो मैंने एक और एस्पेक्ट आपके साथ डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल ईयर को चेंज करने की भी रिकमेंडेशन बिमल जलान कमेटी के द्वारा आई थी, क्योंकि आरबीआई का पहले फाइनेंशियल ईयर चलता था, वो चलता था आपका 1 जुलाई से 30 जून तक। लेकिन इस बिमल जलान कमेटी ने कहा नहीं सर, फाइनेंशियल ईयर सरकार के साथ सिंक करना पड़ेगा। और फाइनेंशियल ईयर ये कहा गया कि फाइनेंशियल ईयर जो है वो आपको मैच करना पड़ेगा सरकार के साथ। अब आरबीआई का भी फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। तो इन्होंने कहा था जो कैपिटल रिजर्व है ना, कंटिजेंसी रिस्क बफर CRB जो है मेंटेन करना पड़ेगा आरबीआई को, और आरबीआई की फाइनेंशियल रिजिलियंट जो है वो अच्छे तरीके से मेंटेन हो। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट को फिस्कल नीड्स के लिए पैसा भी मिले। तो हमें दोनों बातों को ध्यान रखना है। तो बिमल जलान कमेटी ने साहब ने क्या कहा कि भाई आरबीआई के पास आरबीआई की जो फिस्कल रिजिलियंस है, फाइनेंशियल रिजिलियंस, वो तो मजबूत रहे, आरबीआई तो मजबूत रहे, उसको कंप्रोमाइज़ किए बिना सरकार को भी पैसे की ज़रूरत हो तो सरकार को पैसा दिया जाए, ताकि सरकार अपने राजकोषीय घाटे को, फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल कर पाए। और इसी पैनल ने सजेस्ट किया कि आरबीआई को जो है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क जो है शुड बी रिव्यूड फॉर एवरी 5 ईयर। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये जो बिमल जलान कमेटी साहब ने जो सजेशन दिया, ये सजेशन कितने साल पर रिव्यू किया जाता है। जो इकोनॉमिक कमेटी फ्रेमवर्क है, जो हमने ECF देखा, ये इकोनॉमिक कमेटी फ्रेमवर्क है, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क का जो डेटा है इन्होंने जो बताया है वो कितने साल पर रिव्यू किया जाएगा। तो इसको रिव्यू किया जाएगा कितने भाई, 5 सालों पर, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलेगा 5 साल पर रिव्यू किया जाएगा। उसके बाद हमने इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में बात की थी, आरबीआई का इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, ठीक। अभी रिसेंटली जो आरबीआई ने सरकार को एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट में जो डेटा आया हमने देखा, 608वीं मीटिंग थी आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टर्स की, और इसमें आरबीआई ने डिसाइड किया कि सरकार को हम भाई 2.11 लाख करोड़ रुपीस, ये अभी डेटा हमने देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
डायरेक्ट है क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन के लिए। 2,02.11 लाख करोड़ रुपए या 2,10,874 करोड़ रुपए हम सरकार को ट्रांसफर करेंगे डिविडेंड का। पूछा गया आपसे क्वेश्चन, ये पिछले साल का कितना परसेंट अप है? तो 141% ज्यादा ट्रांसफर कर रही है सरकार को आरबीआई FY 2023 की तुलना में। यहाँ लगभग 87,000 करोड़ ट्रांसफर किया था, यहाँ लगभग 2,11,000 करोड़ ट्रांसफर कर रहे हैं। और याद रखिएगा कंटीजेंट रिस्क बफर जो है हमें मेंटेन करने के लिए कहा गया था 5.5 से 6.5% के बीच में मेंटेन करने के लिए कहा गया था। एंड द गुड थिंग इज दैट कि आरबीआई ने हैव बीन हाइक्ड 6.5% तक हमें मेंटेन करना था और आरबीआई ने 6.5% मेंटेन कर लिया है, जो इसका मैक्सिमम लिमिट था। इससे पहले हम 6% पर ही मेंटेन करके चल रहे थे। 2022-23 की अगर हम बात करें, 2022-23 की अगर बात करें तो हम 6% मेंटेन करके चल रहे थे। लेकिन 2023-24 का डेटा आया, 2023-24 का जो डेटा आया उसमें आरबीआई ने कहा कि हमने अपना कंटीजेंट रिस्क बफर को बढ़ा दिया है और वो कर दिया है 6.5%। दिस वन इज अ क्वेश्चन। ये आपसे एग्जामिनेशन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, है ना। इकोनॉमिक जो है कैपिटल जो फ्रेमवर्क है वो हम 5 साल पर रिव्यू करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। सो विल रिव्यू ऑन एवरी 5th ईयर। ठीक, तो कंटीजेंट रिस्क बफर जो है 6.5% कर दिया गया है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए कि आपसे पूछा गया एग्जाम में कि बताइए कंटीजेंट रिस्क बफर प्रेजेंट टाइम में हमें कितना देखने को मिल रहा है। तो 6.5%। इससे पहले कितना हमने मेंटेन किया था? हमने मेंटेन किया था 6%। ठीक है, तो ये हमने देखा कि 2,10,874 करोड़ रुपए आरबीआई ने क्या किए, ट्रांसफर किए सरकार को। चलिए अब आते हैं और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर। आरबीआई ने अपनी एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट में ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में भी बताया कि भाई 2023-24 में पूरे दुनिया भर की अर्थव्यवस्था, ग्लोबल इकोनॉमी में हमें क्या क्या देखने को मिला। तो अगर आप पूरा 2023-24 को अगर थोड़ा सा रिकॉल करें कि 2024 में 23-24 में कौन कौन सी बड़ी घटनाएं घटी, तो इसमें आपके दिमाग में एक तो रशिया यूक्रेन का वॉर सिनेरियो, वो आपके दिमाग में फ्लैशबैक में क्लिक करेगा। साथ ही साथ इजराइल और हमास का जो इशू है वो एक्सीलेट हुआ। दुनिया भर में ऑयल का प्राइसेस बढ़ना, साथ ही साथ फूड इन्फ्लेशन का बढ़ना। दुनिया भर में खाने पीने के आइटम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। स्पेशली व्हीट की अगर मैं बात करूं तो व्हीट सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा। व्हीट के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए और ये सारी चीज़ें जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रिप्रेजेंट करती हैं। हालांकि ग्लोबल इकोनॉमी में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी रही, लेकिन यूके की इकोनॉमी रिसेशन में चली गई। जापान इज़ इन द बिग ट्रबल। यूरोप में इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो रही। इन सब जियोपॉलिटिकल टेंशन और उथल पुथल के बावजूद ग्लोबल लेवल पर जो है जीडीपी की जो डिमांड, जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है और ओवरऑल एस्पेक्ट, वो पॉजिटिव एस्पेक्ट पर हमें देखने को मिला। तो उन सब के बारे में हमें देखने को मिला। हाँ, पल्सेस का इंपोर्ट हमने जो है पल्सेस के इंपोर्ट को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया, वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आरबीआई ने क्या कहा, द ग्लोबल इकोनॉमी सोड रिजाइलियंस। थोड़ा सा इन्होंने अच्छा रिजाइलियंस, मजबूती शो की। देखिए रिजाइलियंस का मतलब क्या होता है, आप जब टफ सिचुएशन से फाइट करके वापस आते हैं, जैसे कोविड का टाइम था, कहने को कोविड तो एक हेल्थ क्राइसिस था, एक जो है हेल्थ क्राइसिस था, एक स्वास्थ्य के स्तर पर जो है आपदा थी, लेकिन कोविड का हेल्थ क्राइसिस बदल गया इकोनॉमिक क्राइसिस में। और जिस तरीके से हमने कोविड की सिचुएशन को हैंडल किया और हम बाउंस बैक हुए एज अ हेल्थ प्रोस्पेक्टिव एज वेल एज इकोनॉमिक फ्रंट पर, वो ये दिखाता है कि द इंडियन इकोनॉमी इज क्वाइट रिजिलिएंट। जिसमें आज भी हम डिस्कस कर रहे थे कि बैंक्स की हेल्दी फाइनेंशियल सीट, बैंक्स की फाइनेंशियल सीट अच्छी होना, बैंक्स का एनपीए कम होना, कॉर्पोरेट्स का ग्रोथ, मार्केट का ग्रोथ, इकोनॉमी की जीडीपी का बढ़ना, ये सब एक ऐसे पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं जो हमारे लिए जो है दिखाते हैं कि हम रिजिलियंस है। रिजिलियंस का मतलब होता है यू कैन फाइट बैक और यू कैन बाउंस बैक फ्रॉम द टफ सिचुएशन। आप खराब सिचुएशन से बाहर निकल आए। और रशिया का क्रूड ऑयल जो है वो तो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहा। वो कहते हैं ना, हमारे लिए संजीवनी बूटी की तरह रहा कि जब क्राइसिस हुआ कच्चे तेल के दाम बढ़े, बट रशिया के साथ कोई ट्रेड करने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि अमेरिका ने सबको धमका रखा था। बट वी हैव पार्टिसिपेटेड विद इन दैट, हमने उसमें पार्टिसिपेट किया और हम लोगों ने वहाँ पर बढ़िया हैवी डिस्काउंटेड प्राइस पर रशियन ऑयल का जो है रशियन ऑयल खरीदा और एंजॉय किया हमने। ठीक है,
तो ग्लोबल इकोनॉमी शोड दैट रिजिलिएंट डिस्पाइट ऑफ मल्टीपल चैलेंजेस, जैसे एलिवेटेड इन्फ्लेशन, महंगाई काफ़ी बढ़ी, टाइट मॉनेटरी कंडीशंस दुनिया भर में देखने को मिली क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी में रेट कट नहीं देखने को मिला। अरे भाई दूसरों की तो बात छोड़िए, हमारे यहाँ पर पिछले लगातार 8 मॉनेटरी पॉलिसी से आरबीआई ने रेट नहीं घटाया है। तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि हर 2 महीने पर मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू होता है। तो लगभग पिछले 16 महीने से, लगभग मैं अगर कहूँ 1.5 साल से, तो आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी रेट में चेंज किया ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी सिचुएशन जो है ग्लोबल लेवल पर आपको टाइट मॉनेटरी कंडीशंस देखने को मिलेगी, जिसको हमारे यहाँ आरबीआई कहता है कि विड्रॉल ऑफ एकोमोडेटिव स्टैंस, है ना, कि हम लोग रेट को क्या नहीं कर रहे हैं, कट नहीं कर रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस दुनिया भर में बढ़ी, पता है मैंने आपको, रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस एंड वो सारी चीजें, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का रिस्क भी रहा ग्लोबल लेवल पर, क्योंकि अगर ये टेंशन बढ़ती है तो वो एक बड़ा कंसर्न था। ग्लोबल ग्रोथ इज प्रोजेक्टेड टू वीकेन, और ये माना जा रहा है कि ग्लोबल ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा वीक हो सकती है, बिलो इट्स हिस्टोरिक एवरेज जो है इन 2024, और अनइवन पाथ हमें देखने को मिल रहा है अक्रॉस द डिफरेंट ज्योग्राफीज एंड सेक्टर। तो यूरोप की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भौगोलिक जो है क्षेत्रों में थोड़ा सा असमान रास्ते, थोड़ा सा अनइवन सिचुएशन, और अगर किसी कारण से जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ती हैं तो ये इक्वेशंस बदलती हुई आपको देखने को मिलेंगी। तो वो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, देखिए इतने पॉइंट्स आप सभी को समझ में आ रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करो। आप लोग चैनल को पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए और बात करते हैं। देखिए अब जो डेटा वाली मैट्रिक्स थी वो लगभग कम हो गई है। अब बैलेंस शीट पढ़ लिए ना, आपकी आधे से ज़्यादा टेंशन खत्म, क्योंकि मॉनेटरी एनुअल रिपोर्ट जब आप पढ़ते हैं तो सबसे जो कहते हैं ना भयानक होता है, सबसे ज़्यादा डरावना होता है, वो बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, वो उससे आपने उसको पूरा कर लिया है। तो अब हमें केवल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पर, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर, इकोनॉमी फ्रंट पर आरबीआई ने क्या कहा, पेमेंट सेटलमेंट एस्पेक्ट पर क्या कहा, जियोपॉलिटिकल टेंशंस पर क्या कहा, बैंक्स की फाइनेंशियल सीट कैसी हैं, अब हम अलग अलग एस्पेक्ट पर हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा। तो आगे के जो डिस्कशन है, आई एक्सेप्ट कि पिछले 2-3 सेशन आपके लिए थोड़े से बोरिंग रहे होंगे, क्योंकि यार नंबर था, डेटा था, उसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ, है ना। लेकिन अब आपको जो आगे की चीज़ें हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिलेंगी। और अगर आप डेली जो है कनेक्टेड रहते हैं रात को 8 बजे वाले न्यूज़पेपर के साथ, तो वो तो सोने पर सुहागा है, आपको और बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि ओवरऑल हम 2023-24 के एस्पेक्ट पर डिस्कस कर रहे हैं। आपको करंट सिनेरियो पता है तो आपको ये दिमाग में आएगा, अच्छा यार हम उस सिचुएशन से निकल के इस सिचुएशन में आए हैं, है ना। तो वो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान होने वाली। और याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चंस पूछे आते हैं, वो मेंशन करके देगा कि एज पर द आरबीआई एनुअल रिपोर्ट 2023-2024 बताओ ये क्या है, आरबीआई ने क्या कहा। और ये जो कंसेप्ट हैं ये आपके दिमाग में फ्रेम आउट होने चाहिए धीरे धीरे, फिर हम इस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहला यही क्वेश्चन, सर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। क्वेश्चन विल डू दैट, डोंट वरी। चलिए आगे बात करते हैं। और क्या कहा आरबीआई ने, इन्फ्लेशन ईज्ड बट रिमेन्ड अबव टारगेट इन द मेजर इकोनॉमीज। इन्फ्लेशन को कंट्रोल तो किया गया, बट लगभग दुनिया भर के देशों में इन्फ्लेशन ज़्यादा ही बनी रही। फर्दर डिसइन्फ्लेशन इम्पीडेड टू स्टिकी कोर सर्विसेज, इन्फ्लेशन एंड टाइट लेबर मार्केट। तो सर्विस सेक्टर्स में तो इन्फ्लेशन वगैरह ठीक ठाक हमें देखने को मिली, है ना, डिसइन्फ्लेशन देखने को मिली, लेकिन लेबर मार्केट में प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए थे, लेबर कॉस्ट बढ़ गई थी, है ना, क्योंकि कोविड के बाद सभी जो है लेबर्स की जो डिमांड है वो शॉर्टेज हमें देखने को मिली, और दुनिया भर में लेबर के प्राइसेस बढ़े। और लेबर के प्राइसेस बढ़े तो उसकी वजह से कौन सी इन्फ्लेशन होगी, फटाफट बताइए। अगर लेबर के प्राइसेस बढ़ते हैं तो किस टाइप की इन्फ्लेशन हम कहेंगे, मतलब किस वजह से इन्फ्लेशन हुई, क्या कहेंगे बताइए, पढ़ा वो आपने। अगर लेबर की प्राइसेस बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ती है तो उसको हम क्या कहेंगे बताइए। उसको हम लोग कौन से नाम देंगे भाई, उसको हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और अगर भाई डिमांड बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ती, मनी सप्लाई की वजह से, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये दोनों एस्पेक्ट हमें जो है देखने को मिलता है।
चलिए आगे देखते हैं। ग्लोबल ग्रोथ इज प्रोजेक्टेड टू वीकेंड बिलो द हिस्टोरिकल एवरेज, ये हमने देखा, ठीक है। और इकोनॉमी जो है वो रिजिलियंस जो है हमें देखने को मिली। हाँ, यहां पर बात कर रहे थे। इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज मतलब इंडिया जैसे देशों की बात करें, बिगन रेट कटिंग साइकिल, है ना, हमने बिगन रेट कटिंग साइकिल while the major advanced economies pivoted towards the rate cuts amid inflationary pressure. Emerging market developing economies just like India, China, Brazil, South Africa. हम लोगों ने अपने यहाँ तो महंगाई को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ अपने रेट कट्स स्टार्ट कर दिए। हमने अपने यहाँ क्या किया, रेट कट किया। पहले तो रेट घटाया 2021-22 में, और फिर उसके बाद 23 में कोई चेंज ही नहीं किया, ठीक। तो हमारे यहाँ तो रेट कट्स आपको देखने को मिले। लेकिन जो एडवांस इकोनॉमीज़ हैं, एडवांस इकोनॉमीज़ मतलब जैसे यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है ना, जापान है, यूके है, डेवलप नेशंस जो हैं वो एडवांस इकोनॉमीज़ हैं। उनके यहाँ इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ा क्योंकि वहाँ पर पैसा काफ़ी डालने की कोशिश की गई, क्योंकि वहाँ पर इकोनॉमी में डिमांड काफ़ी कम थी। यूके में रिसेशन था, जापान ट्रबल में था, वहाँ काफ़ी पैसा भर भर के डाला जा रहा है, लिक्विडिटी ऑफ मनी बढ़ाई जा रही है सो दैट वो उस सिचुएशन से बाहर निकल पाएँ। तो वो आपको एक एस्पेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसके भी बारे में यहाँ पर डिस्कशन इन्होंने किया। अब हम बात करते हैं, ये तो बात होगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आरबीआई ने डोमेस्टिक घरेलू इकोनॉमी एनवायरनमेंट के बारे में क्या कहा, ठीक है। तो डोमेस्टिक एक बार एस्पेक्ट देख लेते हैं। डोमेस्टिक इकोनॉमिक सिनेरियो में कहा कि यहाँ पर भी थोड़ा सा रिस्क आपको देखने को मिल जाएगा। और ब्रॉड लेवल पर बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2023 से 2024 तक का डेटा प्रोवाइड किया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एनुअल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है ना, एंड अप्रूव्ड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर 23-24, है ना। और इससे बोर्ड ने जो इनको डिस्कस किया और इसमें अप्रूव किया। तो क्या क्या आरबीआई ने कहा, देखते हैं। द ट्रांसफरेबल सरप्लस ऑफ 23-24 हैज बीन अचीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। तो डोमेस्टिक लेवल पर आरबीआई ने क्या क्या किया, आरबीआई ने बताया कि इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए, जो कि आरबीआई ने अडॉप्ट किया कब, 26 अगस्त 2019 को। और ये रिकमेंडेशन किसकी आई थी, एक्सपर्ट कमेटी ने कहा था कि इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क जो है आरबीआई को मेंटेन करना है, और ये बिमल जलान कमेटी के रिकमेंडेशन पर बताया गया था। अभी आपको इसी से जुड़ा हुआ कंसेप्ट मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। अगर आप सेशन ध्यान से देख रहे हो तो अभी आपको मैंने इसी ईसीएफ इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के बारे में बताया था, जिसको बिमल जलान कमेटी ने रिकमेंडेशन जो है जिसकी प्रोवाइड की थी, है ना, कि डोमेस्टिक फ्रंट पर यहाँ पर जो है फंड ट्रांसफर करने वगैरह के लिए अप्रूवल जो है वो दिए गए, ठीक है। कामकाज के लिए यहाँ पर सेंट्रल बैंक को बोर्ड ने उसके अप्रूवल दिया। फिजिकल कंटेक्स्ट में क्या कहें, फिजिकल पॉलिसी के कंटेक्स्ट में देखिए ध्यान से। द सेंट्रल गवर्नमेंट अचीव फिजिकल कंसोलिडेशन, सरकार राजकोषीय घाटा कम करने में काफी हद तक सफल रही। कमिटमेंट था कि हमारा जो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट है ना, वो हम डिक्लाइन करेंगे फ्रॉम 5.9% जो कि 2023-24 में रहेगा, है ना, 2023-24 में फ्रॉम 6.4%। 2022-23 में 6.5% लगभग राजकोषीय घाटा था, उसको सरकार घटा के करना चाहती थी 5.9। ये एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट का है। लेकिन अगर आपको मैं लेटेस्ट डेटा आपको याद कराऊं तो आप याद करिए, इस टारगेट को घटा के कुछ समय पहले आरबीआई ने, मतलब सरकार ने कर दिया था 5.8%, जो एनएसओ का लेटेस्ट डेटा आया था। और अभी जो लेटेस्ट डेटा निकल के आया है वो बेटा हमने 2023-24 में राजकोषीय घाटा काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है, और ये 5.8% की बजाय चेंज होकर कितना हो गया है, 5.6%। ये लेटेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। और 2025 के लिए हम टारगेट कितना कर रहे हैं, 5.1% ऑफ फिजिकल डेफिसिट। यस, वी आर डूइंग गुड एट द फिजिकल डेफिसिट एस्पेक्ट। बट आरबीआई की चूंकि एनुअल रिपोर्ट है अप्रैल तक, मार्च तक का ही डेटा इसमें, 31 मार्च तक का, तो इसमें ये जिक्र नहीं है, लेकिन मैं आपको लेटेस्ट वाला भी इसमें ऐड कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, ठीक। और याद रखिएगा FY 2025 के लिए जो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट है दैट इज 5.1%। और आपको तो बेटा 2026 का भी बता रखा मैंने, FY 2026 के लिए फिजिकल डेफिसिट का टारगेट कितना है, 4.5% फिजिकल डेफिसिट का टारगेट। राजकोषीय घाटे का लक्ष्य, सरकार का सबसे क्रूशियल डेटा कि सरकार को भाई राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना रखना है, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें
रेवेन्यू स्पेंडिंग जो है वो ग्रोथ जो है लगभग 2.5% हमें देखने को मिली, वाइल कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रो इन द डबल डिजिट फॉर द 4 कॉन्सिक्यूटिव ईयर। अगर आपने बजट थोड़ा सा पढ़ा, ध्यान हो आपको, इस बार बजट में सरकार ने लगभग 11% कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया था। लगभग 11 लाख समथिंग करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर था और कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगभग 11% का जंप हमें देखने को मिला था। तो सरकार जो है कैपेक्स मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा, सड़क है, हाईवे है, स्टेशन है, मेट्रो ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है, पोर्ट्स हैं, इनके लिए पैसा काफ़ी स्पेंडिंग बढ़ाई सरकार ने। देखिए आगे इतना समझ में, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हाँ तो चलिए अभी के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करते रहेंगे। तो ये पॉइंट हमने देखा फिस्कल एस्पेक्ट पर, यहाँ पर क्या क्या फिस्कल एस्पेक्ट पर फ्रंट पर रहा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अभी नेक्स्ट सेशन जो शेड्यूल है, तो अभी के लिए फिलहाल हम इतना ही करते हैं, ठीक है। सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, ठीक है। एमसीक्यूज भी देखिए मैंने आपके लिए बनाने शुरू कर दिए हैं, एमसीक्यू भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यूज ऐड ऑन किए हैं स्टेटमेंट बेस्ड, उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो बट वो डिस्कशन हम लोग कल जो है कंटिन्यू करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये आपका सेशन होता है रात को 8 बजे, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स के थ्रू हम लोग करंट अफेयर्स कवर अप करते हैं। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये सेशन डेली होता है रात को 8 बजे, इसमें जरूर जुड़िएगा। हम लोग इसमें बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसके अलावा लक्ष्य फाउंडेशन बैच है जिसमें हम बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस जो है वो डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डिटेल में डिस्कशन होता है। तो इसका एक मॉड्यूल कंप्लीट हो गया, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। लक्ष्य, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा, 3 सेगमेंट आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। 150 घंटे से ज़्यादा की क्लासेस, डिटेल एनालिसिस, और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी बैंक महापैक के अंदर, जिसमें जो है कोड यूज़ करके Y850 से आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। जिसमें लक्ष्य फाउंडेशन बैच, RRB का नोटिफिकेशन आ गया, उसके लिए स्पेशल बैच, इंश्योरेंस के बैचेस, फाउंडेशन बैचेस, सभी कुछ इसके अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स, सभी के लिए इतना करते हैं, है ना। एंड चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और डिटेलिंग हम करेंगे आगे। तो देखिए एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट लंबी चलने वाली है, ठीक है। तो तैयार रहिएगा कमर कस के, ठीक है। और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो आराम से चीज़ें हो जाएंगी। और फिर एक सेशन ऐसा कर लेंगे जिसमें MCQ ढेर सारे, और फिर रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो आपके लिए चीज़ें तैयार हो जाएंगी। चलिए अभी के लिए इतना करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।